टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। जनरली वेक्टर कितने तरह के होते हैं? वेक्टर जनरली बच्चों दो तरह के होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट को जनरेट करते हैं या ट्रांसलेशनल इफेक्ट के बारे में बताते हैं। तो दोज वेक्टर विच हैव इट्स ट्रांसलेशनल इफेक्ट या इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसलेशनल इफेक्ट, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, those vector which have translational effect is known as polar vector। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास एक फोर्स हो, यहाँ एक ब्लॉक है स्मॉल m, इस पे हमने एक फोर्स लगाया इधर, ये ब्लॉक इस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया, ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद खिसक के यहाँ मान लो आ गया ऐसे, अभी भी मान लो तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पे ये जो फोर्स है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे वेक्टर जिनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या इनिशियल पॉइंट का इन्फॉर्मेशन हो, जैसे बात की जाए कि मान लो यहाँ पे पहले था ए पॉइंट और यहाँ पे ये बी पॉइंट है बच्चों, ए और बी, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ ए से और बी तक पहुँचा और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये टेल क्या बताता है? इनिशियल पॉइंट, और हेड क्या बताता है? फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन। तो बच्चों ऐसे वेक्टर जिनके पास इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन का इन्फॉर्मेशन हो या ट्रांसलेशनल इफेक्ट को शो करते हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग पोलर वेक्टर बोलते हैं। जैसे फोर्स हो गया, लीनियर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ऐसे वेरिएबल जो लीनियर हों, जिनकी वजह से, जो लीनियर पैरामीटर की वजह से लीनियर चेंजेस से रिलेट हों, जैसे ट्रांसलेशनल इफेक्ट, यानी कि ट्रांसलेशनल का मतलब होता है वन डायरेक्शनल मोशन, है ना। जैसे वन डायरेक्शन मोशन में स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ये सारे के सारे वेक्टर्स किस में चले जाते हैं? पोलर वेक्टर में चले जाते हैं। वहीं ऐसे वेक्टर जनरली जो रोटेशनल इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों? रोटेशनल इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे रोटेट करने का मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है मान लो ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो टॉर्क लग रहा है इसके इसी एक्सिस के अबाउट लग रहा है ऐसे, ठीक है, और जो टॉर्क लग रहा है बेसिकली इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लगता है। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इधर है, तो R इंटू फोर्स, तो टॉर्क ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, क्लियर है। तो अलोंग द एक्सिस एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन हो जाए। तो ऐसे वेक्टर बच्चों जो रोटेशनल इफेक्ट को जनरेट करते हों, रोटेशनल इफेक्ट जो जनरेट करते हों, है ना, ऐसे वेक्टर को जनरली हम लोग बोलते हैं वो एक्सियल वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है ऐसे, और ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा हो ओमेगा से, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर है तो इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा। मान लो टॉर्क होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे होगा, मान लो एंगुलर मोमेंटम है तो उसका भी डायरेक्शन ऐसे होगा, क्लियर है बच्चों। एक्सेलरेशन होगा एंगुलर तो भी डायरेक्शन कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बाद में सोचा जाएगा, लेकिन अलोंग द एक्सिस ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ये रोटेशनल इफेक्ट को बताते हैं। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर हैं,
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फोर्स को जनरली टॉर्क के नाम से जानते हैं, इसे हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे कैसे वेक्टर हैं? एक्सियल वेक्टर हैं। आइए आगे देखते हैं सब टाइप ऑफ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बच्चों किसे कहते हैं? नाम क्या है? नेगेटिव वेक्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक वेक्टर ए है, उसको अगर उसका डायरेक्शन हम लोग 180 करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में इस डायरेक्शन में जाने लगा, और मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, तो ये दोनों कैसे हो गए? नेगेटिव वेक्टर हो गए। क्लियर है? जैसे मान लो ये जैसे हमारा पेन है, शुरू में इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये पेन है हमारा, शुरू में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, ठीक है, ये हमारा पेन है, शुरू में इसका डायरेक्शन ये, किसी ने बोला मान लो ये वेक्टर ए हो, तो इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बताओ। तो बच्चों क्या करोगे आप? ये हमारा वेक्टर था, नेगेटिव वेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से ऐसे रोटेट कर देंगे। क्लियर है? तो क्या मिल गया? ए वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है। सिमिलरली मान लो ये वेक्टर ए था, ऐसे ही एक वेक्टर था ए, जिसका नाम हमने क्या दिया है? ऐसे ए दिया है, किसी ने बोला इसका नेगेटिव वेक्टर बताओ, तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे पकड़ेंगे और 180 ऐसे रोटेट करवा देंगे बच्चों। तो ये आ गया नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? तो किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? उसको 180 से रोटेट करवा देंगे। क्लियर? तो इसको हमने रोटेट करवा दिया 180 से। सपोज हमारे पास एक वेक्टर हो, ये मान लो वाई एक्सिस हो और ये एक्स एक्सिस हो, ये हमारा मान लो ओरिजिन हो। तो बच्चों मान लो एक वेक्टर हमारे पास शुरू में रहा हो इस तरह से, मान लो एक वेक्टर रहा हो कोई बी वेक्टर, किसी ने बोला हमें माइनस बी वेक्टर चाहिए, किसी ने बोला हमें माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो माइनस बी वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस वेक्टर को हम 180 से ऐसे रोटेट करवा देंगे। ठीक है, देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट करवा दिया। तो ये 180 से बच्चों हम रोटेट करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो ये क्या मिल गया हमें बच्चों? माइनस बी वेक्टर मिल गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालते हैं। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर इक्वल कैसे होते हैं? जैसे मान लो किसी ने बोला ये हमारा वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए है, तो हमें इक्वल वेक्टर बताना है। तो सपोज ओके, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है बच्चों, ये एक वेक्टर है, दोनों का लेंथ मान लो इक्वल है, ठीक है, दोनों का लेंथ इक्वल है। ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक है बच्चों, दिस इज वेक्टर ए। किसी ने बोला कि हमें भाई इस वेक्टर का एक इक्वल वेक्टर बताओ, तो हम क्या करेंगे? मान लो इन दोनों का लेंथ इक्वल हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे पैरेलली रख देंगे, कहेंगे भैया ये दोनों हमारे क्या है? इक्वल वेक्टर है। ठीक है, या यहाँ भी रख सकते हो, या यहाँ भी रख सकते हो, 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 कहीं भी रख सकते हो आप, लेकिन पैरेलल होना चाहिए इसके, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बच्चों, उन्हें हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर हमारे पास हैं, तीनों का डायरेक्शन इक्वल है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो सारे के सारे इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था इक्वल वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, को का मतलब होता है बच्चों सिमिलर या सेम, सेम या सिमिलर, सेम या सिमिलर। तो बच्चों को का मतलब होता है सेम या सिमिलर, लीनियर का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही दिशा में हों, ये मान लो इसको हमने खींच दिया है, ये कोई वेक्टर ए हो, है ना, और ये कोई वेक्टर बी हो। तो किसी ने बोला क्या ये दोनों कोलीनियर हैं? तो हाँ, बात तो है, कोलीनियर तो हैं, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही लाइन से दोनों पास हो रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हों और एक ही डायरेक्शन में हों, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। किसी ने बोला भाई ए को हमें बी के बराबर करना है, तो हम लिख देंगे भैया ए बराबर है, मान लो यहाँ पे के टाइम्स बड़ा हो ए बी से, तो लिख देंगे ए वेक्टर ए इक्वल्स टू के बी, जहाँ पे के जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है बच्चों, 1 2 3 4 S1 कुछ भी हो सकता है। ये -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हो सकता है के की वैल्यू। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही दिशा में हो, है ना, भले उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो एक ही लाइन पर लाई करे, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग को लीनियर वेक्टर बोल देते हैं। आगे बच्चों को इनिशियल वेक्टर, को का मतलब सिमिलर होता है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उन्हें हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए बी सी डी, इन सबका बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ है। क्लियर है? तो ये आपस में कैसे वेक्टर हैं? को इनिशियल वेक्टर हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर, नाम क्या है बच्चों? को का मतलब सिमिलर, प्लेनर का मतलब प्लेन। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम लोग को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक प्लेन है, इसमें हमारा किसी ने बोल दिया भाई साहब ये वेक्टर है हमारा, एक हमारा वेक्टर बी लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा है एक प्लेन है बच्चों, इस प्लेन में मान लो वेक्टर बी लाई कर रहा है, और इसी में हमने एक वेक्टर और बना दिया, ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। दोनों इस तरह से अगर मान लो बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, कैसे भी बनो, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? को प्लेनर वेक्टर हैं। ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये को प्लेनर वेक्टर हैं। दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं। देखो मिनिमम 2 वेक्टर, एक्चुअल में कोई भी प्लेन 2 वेक्टर से मिलके ही बना होता है, ठीक है। तो 2 वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा ये वेक्टर। जैसे बोल दिया किसी ने भाई एक प्लेन ऐसे एक वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, तो क्या ये दोनों को प्लेनर हैं? क्या ये दोनों को प्लेनर हैं? अगर एक वेक्टर इस तरह से लाई कर रहा है, दूसरा इस तरह से लाई कर रहा है, तो क्या किसी ने बोला एक को प्लेनर वेक्टर हैं? क्या ये दोनों को प्लेनर वेक्टर हैं? तो हम बोलेंगे हाँ को प्लेनर वेक्टर हैं। कैसे? देखो अब ये कॉमन प्लेन हो गया दोनों का, ठीक है। किसी ने बोला भाई ये ऐसे लाई कर रहा है, ये ऐसे लाई कर रहा है, क्या अभी ये दोनों को प्लेनर हैं? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये ऐसे रख देंगे तब एक प्लेन बन गया, यानी कि दोनों अभी एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं बच्चों। देखो अभी भी दोनों को एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो दोनों एक ही प्लेन में अभी भी लाई कर रहे हैं। कैसे भी रख दो इन्हें, कैसे भी रख दो, कैसे भी रख दो, कैसे भी रख दो, ठीक है। तो ये किसी भी केस में बच्चों क्या हैं? को प्लेनर वेक्टर हैं। जैसे मान लो एक ऐसे रख दिया आपने, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, इस प्लेन को किसी भी तरह से आप ऐसे मूव कर दो, इनको किसी भी इन वेक्टर्स को कैसे भी आप रख दो, ऐसे 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 रख दो, कैसे भी रख दोगे तो ये दोनों वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो दो वेक्टर हमेशा हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर? वहीं बोल दिया गया भाई कि भाई ये हमारा एक प्लेन था, जैसे ये हमारा एक प्लेन है भैया, ये इस तरह से वेक्टर है और एक वेक्टर हमारा ऐसे है। देखो दो वेक्टर हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने बोल दिया बच्चे कि एक तीसरा वेक्टर है ये, कि ये हमारा एक तीसरा वेक्टर है जो इस तरह से है, जो इस तरह से, देखो दिख रहा है आपको, ये है जो इस तरह से वेक्टर है, देखो ध्यान से, इस तरह से है, ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। यानी कि इस प्लेन के ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे है, दिखाई दे रहा है, 3D में थोड़ा जा रहा है, देखो ज़रा, देखो अभी, देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये दोनों वेक्टर तो एक प्लेन में है, लेकिन ये क्या है, ये एक अलग प्लेन में है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों तो कोप्लेनर हैं, लेकिन अगर इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों मिलके एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर की गिनती में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो दोज वेक्टर विच आर लाइंग इन सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर एंड दोज विच आर लाइन इन डिफरेंट प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो मान लो एक हमने देखा वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, एक वेक्टर सी ऐसे बना दो। तो ये बच्चों ए बी सी जो हैं ये तीनों के, ये एक सेट है जो कोप्लेनर वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। बट अगर किसी ने बोला एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर इस तरह से है, मान लो ये वेक्टर डी है, ये, तो ये सेकंड केस मान लो है। तो किसी ने पूछा क्या ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो देखो ये दोनों ए और बी तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन डी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, तो ये बोलेंगे ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो ये बच्चों कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है। बात समझ में आया, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। अब आते हैं यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले जीरो वेक्टर के बारे में समझो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर, या इसे नल वेक्टर भी बोलते हैं, ये नल वेक्टर भी है, ठीक है बच्चों, दिस इज नोन एज नल वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखा था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा बच्चों हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसको वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं क्या होता है। मान लो एक वेक्टर हो जिसका नाम हो ए, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है, कितना है बच्चों, मैग्नीट्यूड इसका ए है, लेंथ ए है। अगर हम इसको एक एक यूनिट के लेंथ पे अगर इसको काट दें बच्चों, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, अगर हम इसको एक एक यूनिट के लेंथ को काट दें, एक एक यूनिट का लेंथ लेके ऐसे 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 ऐसे, और इसको हम इस तरह से अगर ड्रॉ कर दें, इस तरह से ड्रॉ कर दें बच्चों, ऐसे डायरेक्शन पेरेंट वेक्टर के तरफ लगते हैं, तो देखो इस वेक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, 1 यूनिट है बच्चों, कितना है, 1 यूनिट है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसा एक वेक्टर हमने बनाया जिसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड जो आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, इसका 1 यूनिट आ रहा है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, देखो ए का डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, जिधर हेड लगा हुआ है, हेड इसे बोलते हैं हम लोग, है ना, हेड
ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर लाई कर रहा है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसका डायरेक्शन अपने पेरेंट वेक्टर के ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो ये है बच्चों यूनिट वेक्टर का मतलब, और कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने ये यहाँ पे आपको सिखा दिया। क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस का अपना अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। बच्चों एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप, एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया? एक्स एक्सिस का जो है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जे कैप, एंड जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है बच्चों उसे हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आया आप लोग को? ये बात समझ में आ गया बच्चों? ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है बच्चों, सपोज हमारे पास एक वेक्टर हो, इस तरह से लिखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बच्चों लिखा हुआ हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर हो, है ना बच्चों? तो हम लोग ऐसे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये देखो, इसमें एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, यानी कि तीनों एक्सिस के अपने अपने कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉड ऑफ ए कर देते हैं, जिसको हम लोग ए के बराबर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड प्लस जेड का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अपन के पास एक वेक्टर हो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो बच्चों। किसी ने बोला हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड कर देंगे, यानी कि वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? 29 रूट ऑफ 29। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, किसी भी वेक्टर में हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो, अगर हमारे पास बच्चों एक वेक्टर हो ए, किसी ने बोला भाई हमें एक 2 वे वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब देखो, ये ए में 2 से गुणा करना, तो ए में अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए विल बी ट्वाइस, है ना, 2 गुना हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको लिखें तो 2a बनाएं अगर, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये बच्चों हमारा हो जाएगा 2a वेक्टर, जिसका डायरेक्शन एज इट इज़ है ए के पैरेलल है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 2 गुना बढ़ गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a वेक्टर। किसी ने बोला हमको -a/2 वेक्टर बताओ, तो -a/2 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। ये देखो -a/2 वेक्टर है, बताना हमें। तो भाई साहब माइनस लगाने का मतलब इसके डायरेक्शन को उल्टा करेंगे, लेकिन a/2 होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड आधा कर देंगे। तो देखो a/2 बच्चों कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा -a/2 वेक्टर हो जाएगा बच्चों।
ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं किसी भी वेक्टर में, और इस तरह से उसका हमारा मीनिंग होता है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीनिंग क्या हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। बोला है कि एक फिजिकल, तो बच्चों ये एग्जाम्पल हमारा है पहला। सपोज मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट 3 kg यहाँ दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 kg है बच्चों। एक फोर्स है F = m/a। तो बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F। अगर एक्सेलरेशन एक बार दिया गया है 3 मीटर/सेकंड² ईस्टवर्ड्स एंड दूसरी बार दिया है -4 मीटर/सेकंड² नॉर्थवर्ड्स। तो देखो फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिया गया है a, फिर बोला गया है फोर्स निकालना है आपको, जिसमें अगर 3 से हम गुणा कर दें, मास 3 kg दिया गया है, तो ये बेटा हो जाएगा 3a। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा फोर्स। एक्सेलरेशन का साइन देखो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा बच्चों। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा था तो इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऐसे बढ़ जाएगा। क्लियर है, ऐसे मान लो बढ़ जाएगा इतना। ओके गुड। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 × 3 9 न्यूटन ईस्टवर्ड। ये ईस्ट डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी जाएगा। क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल दिया है कि एक्सेलरेशन हमारा देखो -4 मीटर/सेकंड² है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब माइनस लग गया इसका मतलब इसको ऐसे उल्टा कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्लियर। फिर फोर्स को जब कैलकुलेट करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में अगर देखें तो ये साउथ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है बच्चों 4 मीटर/सेकंड²। देखो यहाँ पे माइनस लग गया, इसका मतलब जो हम, अगर माइनस नहीं होता तो इस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, लेकिन माइनस लग गया तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए हो गया। क्लियर। तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, कितना होगा एक्सेलरेशन का 3 गुना। तो बच्चों ये F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/a। दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 न्यूटन किस डायरेक्शन में, साउथवर्ड। ठीक है बच्चों, पहला सवाल हो गया हमारा, समझ में आया, ये साउथ डायरेक्शन ही है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक वेक्टर है ए जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंटेड है। ठीक है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो अगर हम इस चीज़ को, इस वेक्टर को बच्चों यहाँ ऐसे ड्रॉ करें इस तरह से, ये मान लो हमारा नॉर्थ है, और ये डायरेक्शन अगर हम कंसीडर कर लें बच्चों ईस्ट है, और ये हमारा क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें बोला गया है एक वेक्टर ए है जो कि पॉइंटेड है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मान लो एक वेक्टर है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है बच्चों। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है यहाँ से 45 डिग्री बना रहा होगा, ये वेक्टर ए है। क्लियर है बच्चों। फिर बोला गया है कि अगर इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, और लैम्डा देखो यहाँ पे माइनस है, साइन पहले देख लो, माइनस है कितना 4 सेकेंड। तो बच्चों इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा इंटू ए वेक्टर, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू दिया गया है 3 kg मीटर/सेकेंड। ये होता है बच्चों लीनियर मोमेंटम, kg मीटर/सेकेंड लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। तो इसमें अगर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 3 kg मीटर। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 12 kg मीटर। पहले देखो मोमेंटम था,
अभी ये एक अलग क्वांटिटी बन चुकी है जिसमें सेकंड नहीं है, तो इसमें क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, और फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? यहाँ पे दिया गया डज इट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट, तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, हमने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक हाल है, देखो ये सवाल देखो, एक हाल है जिसका ये डायमेंशन है। ठीक है बच्चों, तो बोला गया है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। तो मान लो ये हम अगर ड्रॉ कर दिए, बच्चों मान लो ये हमारा टेन मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, और इसकी विड्थ जो दी गई है बच्चों कितनी दी गई है? ये 12 मीटर दी गई है, और इसकी हाइट जो दी गई है बच्चों कितनी दी गई है? 14 मीटर दी गई है। क्लियर है? तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें? आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एक फ्लाई स्टार्ट हो जाए एक वन कॉर्नर से और डायमेट्रिकली अपोजिट चले, मान लो एक फ्लाई है जो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट ए मान लो, और कैसे चला? ऐसे डायमेट्रिकली चला। ठीक है बच्चों, इस तरह से ऐसे चला, ऐसे, और फिर इस पाथ को फॉलो करते करते, इस पाथ को फॉलो करते करते कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, इस तरह से। ठीक है, तो इसको मान लो पॉइंट बी। क्लियर है बच्चों? तो जो पाथ है इसको थोड़ा क्लियर बना दें। यहाँ से देखो ऐसे गया, देन कैसे मूव करा? ऐसे मूव करा मान लो। ठीक है, ऐसे मूव करा, पाथ ये है बच्चों। तो देखो ये है हमारा 12 मीटर, ये है हमारा 10 मीटर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 244, और ये कितना डिस्टेंस है? 14 यूनिट है बच्चों, 14 मीटर है, और ये नियरली आएगा बच्चों हमारा 15.6 के आसपास आएगा। क्लियर है? तो अब हमें तो ये चाहिए, इस तरह से एक डायग्राम खींच लो बच्चों। ये 14 मीटर है, ये 15.6 मीटर है, हमें चाहिए ये वाला लेंथ। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। ठीक है, तो इसको अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या लिख देंगे? 244 प्लस 196। तो बच्चों ये नियरली आया है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो बच्चों आया है करीब हमारा 21 मीटर के आसपास। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इन सारे सवालों को करते हैं हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिकली हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर पे बेस्ड था ये सारे एग्जांपल। ठीक है, ओके गुड।